नमस्कार, स्वागतम और शुभ संध्या सभी श्रोताओं को। ये ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर है। मैं हूँ आज़ाद तपाक, आज शाम के इस कार्यक्रम के होस्ट और आप सभी के दोस्त। आज शाम के कार्यक्रम के चर्चा का विषय है योग यानी योगा, और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर सुजील सूद जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम के एक टीचर है। बाय एजुकेशन सर IT इंजीनियर है और बाय प्रोफेशन बिजनेस एनालिस्ट। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तपक। सर, देखा जाए तो योगा एक बहुत ही लाभदायक एक फिजिकल एक्सरसाइज है, जिसके चलते कई लोगों ने जो है अपने रोगों से, जो बीमारियों से मुक्ति पाया है। कई लोगों को एक बहुत ही स्वस्थ सेहत मिला है और कई लोगों को जो है जो मन की शांति है वो भी प्राप्ति हुई है। तो योगा को लेके जो है आज आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, योगा जो ये टर्म है वो बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोगों को पता है, पर एक्चुअली योगा क्या है और क्या ये बस एक फिजिकल एक्सरसाइज है या फिर उससे बढ़कर कुछ और है? इस पर आप जरा प्रकाश डालें। जी, तो तपक, जैसे कि आपने कहा, योगा जो है लोगों को काफ़ी अलग अलग भिन्न प्रकार से राहत दे रहा है। योगा के बारे में लोगों के प्रति काफ़ी अलग अलग धारणाएं भी हैं। कई लोगों को लगता है कि योगा सिर्फ एक आसना योगा है। जी, लोगों के मन में है कि सिर्फ आसना करना ही योगा है, पर योगा जो है आसना से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के है। योगा के मूलभूत में अगर हम जाएं तो योगा मतलब यूनियन उस सृष्टि से जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। जी, तो योगा के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। आसना योगा का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। योगा में मेडिटेशन आता है, प्राणायाम आता है, ध्यान, धारणा, समाधि। तो अगर हम योगा के डेप्थ में जाए, पतंजलि जो हैं वो योगा के प्रोपाउंडर हैं। उन्होंने पतंजलि योग सूत्रा में योगा के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से योगा के प्रोसेस के द्वारा हम अपनी लाइफ में बेनिफिट पा सकते हैं। जी, तो योगा के फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं ही, हमारा बॉडी फिट रहता है, रोगों से मुक्त रहता है, पर उसके मेंटल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप एक काम माइंड चाहते हैं, एक फोकस्ड माइंड चाहते हैं, तो योगा बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी से आप दूर रहें, तो योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट कॉन्टेक्स्ट में। तो इस प्रकार से योगा को इन डेप्थ जानकर हम योगा से लाभ भी ले सकते हैं और लोगों को भी योगा से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर। और जैसे आपने अभी मेडिटेशन के बारे में बात की है, तो हम देखते हैं तो जिस बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, जितने सारे योगी हुए, जितने सारे संत साधु हुए, हम कई बार देखते हैं कि वो ध्यान में लीन रहते हैं, मेडिटेशन में पूरी तरह से खोए रहते हैं। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन है क्या और इनके बेनिफिट्स क्या है, और उसके बाद जो है मेडिटेशन को करने का सही तरीका क्या है। ये 3 सवाल आपसे पूछे हैं, आप सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पतंजलि योग सूत्राज में ऋषि पतंजलि बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा। योगा अष्टांग योग भी बोलते हैं उसके, उसमें से एक है ध्यान। जी, अब आप पूछ रहे हैं ध्यान क्या है। आमतौर पे ये धारणा है कि ध्यान मीन्स कंसंट्रेशन या फोकस। बहुत लोगों से अगर आप पूछेंगे कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, तो वो आपको कहेंगे कि किसी चीज़ पे फोकस करना, हाँ, कंसंट्रेट करना ध्यान है। जी, बट असल में ध्यान एकदम इसके विपरीत है। अगर हम जीवन में देखें, हम किसी भी कार्य को करने के लिए श्रम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। हाँ जी, मेडिटेशन जो है उस श्रम को ड्रॉप करना है। ड्रॉपिंग द एफर्ट इज मेडिटेशन। एफर्टलेस हो जाना मेडिटेशन है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है बहुत सारे श्रोताओं को, जिनके मन में एक धारणा हो कि मेडिटेशन फोकस है, बट इट इज़ एक्चुअली डीकॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर होल्डिंग ऑन टू। तो मेडिटेशन एक ऐसा सरल तरीका है जिससे कि हम जो भी हमने स्ट्रेस या एंग्जाइटी को पकड़ रखा है उससे हम फ्री हो सकें। अब मेडिटेशन करने का बेस्ट तरीका क्या है? मेडिटेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने मेडिटेशन का एक बहुत ही सरल उपाय
जिसे बोलते हैं सहज समाधि मेडिटेशन, उसको इंट्रोड्यूस किया है। सहज मीन्स सिंपल, समाधि मीन्स इक्वानिमिटी और मेडिटेशन मीन्स ध्यान। तो इस ध्यान की प्रक्रिया से आप जो एफर्ट है या जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है हमारे लाइफ में, उसको बहुत ही सरल तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। अगर सिंपल कोई एक लेमैन है जिनको हम कहें कि आप मेडिटेशन कैसे करेंगे, तो आप एक स्टेबल पोस्चर में बैठ के, जिसे हम आसना कहते हैं, एक आसना में बैठ के जो आप कंफर्टेबल है, आप आइज क्लोज करके अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन हो सकता है जी। और मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में तो आजकल इतना साइंटिफिक रिसर्च आया है कि जैसे अगर लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिसऑर्डर है, किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, मेडिटेशन के द्वारा इन सब से दूर हुआ जा सकता है। तो मेडिटेशन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और उनमें से कुछ बेनिफिट्स ये भी हैं। सर बढ़ते हमारे दूसरे सवाल की ओर। जैसे आपने अभी आसनास के बारे में बात की है, तो योगा में देखा जाए तो कई सारे आसनास हैं जो एक योगी को ज़्यादातर पता होता है, जो कॉमन मैन है उनको इसकी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन रहते नहीं है। तो आज के दौर पे देखें तो जहाँ पे हर जगह आपको कंपटीशन दिखती है, अगर आप स्कूल में देखो तो बच्चों को अच्छे मार्क लाने की कंपटीशन रहती है, किसी ग्रेजुएट को देखो तो उनको जॉब पाने की स्ट्रेस रहती है। तो देखा जाए तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें लोग काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरते हैं। तो सर आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ऐसे कोई आसनास बता सकते हैं जो लोग आमतौर पर हर सुबह ज़्यादा वक्त गवाए प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके ज़रिए जो स्ट्रेस, एंजाइटी है उसको कम्बैट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आसनास बहुत ही आवश्यक हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी को दूर रखने के लिए भी और फिजिकल वेलबींग के लिए भी। जैसे कुछ सिंपल आसनास अगर आप बोलें तो भुजंग आसन, भुजंग आसन के द्वारा आप बॉडी को फिट रख सकते हैं। अर्ध पवन मुक्त आसन, पूर्ण पवन मुक्त आसन, वृक्ष आसन, ये कुछ सिंपल आसनास है जिसकी डेली प्रैक्टिस से आप योगा का, आसनास का बेनिफिट ले सकते हैं। आसना क्या है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल सर। संस्कृत में एक सेइंग है, स्थिरम सुखम आसनम। कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें आप स्थिर हैं, स्टेबल हैं, सुखम यानी आप हैप्पी हैं, वो आसन है। तो आप बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों को देखें, वो एक पैर पे खड़े हैं और आप सोचे वही आसन है, नहीं, ये भी एक गलत धारणा है। अगर आप कंफर्टेबली एक सोफे पे बैठे हैं, आप खुश हैं, वो भी एक आसन है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो सभी योगा आसन प्रैक्टिस करते हैं अननोइंगली। अगर आप उनको देखें, जैसे आप एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करें तो जितने भी आसना एक योगा प्रैक्टिशनर या एक योगी करते हैं, छोटे बच्चे सहज रूप से कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि वो लेट के, पेट के बल लेट के दोनों पैरों को आगे करते हैं, दोनों पैरों को पीछे करके आगे करके। तो ये जो है, ये जो आसनास भी हमें बड़े नेचुरली आते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन में इनसे हम अलग हो जाते हैं बड़े होते हुए, एंड दैट इज़ वेयर द स्ट्रेस स्टार्ट्स टू कम इन। सो ये कुछ सिंपल आसनास है जिनका हम बेनिफिट ले सकते हैं। शुक्रिया सर। उसके बाद सर देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं, ये इससे पहले कि हम दूसरे हमारे सवाल में पहुँचे, हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं जो कि मेरे अंदर से जो है एक इच्छा है जानने का। जैसे आपने वृक्ष आसन बताया, मैंने ये सुने थे कि पहले जो वृक्ष आसन होते हैं वो कंसंट्रेशन के लिए और खुद के जो लोग जिनको ज़्यादा प्रेशर होता है, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर ऐसा है तो किस तरह से बेनिफिट करते हैं लोगों को? देखिए, हमारा बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और ये बॉडी जो है, अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे, जो योगिक साइंसेस है उसके डेप्थ में जाएंगे, तो इसमें करीब 72,000 नाडीज या चैनल्स हैं। इन चैनल्स के थ्रू जो लाइफ फोर्स या जिसको हम प्राणा बोलते हैं वो फ्लो करता है। तो जब हम आसनास का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी में जो प्राणा है उसका फ्लो या संचालन भी अच्छी तरह से नहीं होता है। जब हम ये आसनास का प्रैक्टिस एक रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारी जो नाडीज़ हैं वो ओपन रहते हैं और शरीर में जो प्राणों का संचार है वो बहुत अच्छे तरह से होता है, और इस प्राणों के संचार की वजह से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और जो मानसिक रोग है उनसे भी हम दूर रहते हैं। प्राणा को समझना
एक आम योगा प्रैक्टिशनर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा ये सबके लिए आवश्यक है, ना केवल योगा प्रैक्टिशनर के लिए, बट अपने प्राणों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पूरा खेल ही प्राणों का है। बिल्कुल सर। और योग सूत्रास में, आज योगा की बात हो रही है, योग सूत्रास की बात हो रही है, तो योग सूत्रास में जो अष्टांग योग की बात हम करें, उसमें एक जो लिम्ब है वो प्राणायाम भी है जी। तो जब आप बोलें कि वृक्ष आसन, तो जैसे ही आप वृक्ष आसन में आते हैं तो आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एक स्पेसिफिक पोस्चर में आता है, और उससे प्राणों का संचार एक स्पेसिफिक वे से होता है जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को एनर्जाइज और चार्ज करता है जी। और वो आपको फोकस, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा में हेल्प भी करते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि जो है अपना एनर्जी को कंटिन्यूस फ्लो कराने के लिए आपको रेगुलरली योगा करनी पड़ती है, तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि योगा को करने का सबसे सही वक्त कौन सा है? क्या वो सुबह है या शाम है? अगर वो सुबह है तो किस लिए है, और शाम है तो फिर किस लिए है? देखिए, ये तो बहुत जाना माना चीज़ है कि कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस या कोई भी पर्सनल प्रोसेस को सुबह के वक्त करना बहुत अच्छा है। तो योगा का प्रैक्टिस, मेडिटेशन का प्रैक्टिस, आसनास का प्रैक्टिस, प्राणायाम का प्रैक्टिस अगर सुबह के वक्त 4 to 6 यूजली जो टाइम होता है, उसको हमारे स्क्रिप्चर्स में ब्रह्म मुहूर्त का भी टाइम कहा गया है जी। इस वक्त किया जाए तो उसका सबसे अधिकतम लाभ होता है। पर ये कहने के बाद भी अगर मान लीजिए आपसे वो ब्रह्म मुहूर्त मिस हो जाए तो आप दिन में किसी भी वक्त योगा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि योगा का अगर आप दोपहर में 10-11 बजे योगा करें तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट मिलेगा, बट हाँ, जितना बेनिफिट सुबह के वो आवर्स में मिलता है मे बी उतना नहीं मिलेगा। एक और चीज़ है योगा प्रैक्टिस के लिए कि यूजली हम उसको एम्प्टी स्टमक पे करते हैं जी। और सुबह का वक्त हमारा स्टमक एम्प्टी होता है रात भर के रेस्ट के बाद, तो भी योगा प्रैक्टिस सुबह के वक्त बहुत अच्छा है। सर, इस पे एक और सवाल ऐड करना चाहेंगे। कई लोगों का ये सवाल है कि जैसा आपने बताया एम्प्टी स्टमक किया जाए तो ये बेहतर है, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि खाना खाने के कितने घंटों के बाद या कितने मिनटों के बाद जो है योगा करना चाहिए? तो करीब 2.5 से 3 घंटे के बाद, किसी भी मील के बाद आप एक योगा प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाते हैं जी। तो दिन में जैसे आपने लंच लिया है 2 बजे के आसपास, तो 5-5:30 इज़ अ गुड टाइम जिस टाइम आप आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हम पर्सनली सबको इनकरेज करते हैं कि आप अपने आप को टाइम में ना बांधें। ऐसा ना बोले कि मैं सुबह ही अपना योगा प्रैक्टिस करूंगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि आजकल के रूटीन्स ऐसे हैं। जैसे आईटी सेक्टर में काफ़ी लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं और वो सुबह के वक्त योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो वो हम उनको हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू इनकरेज करते हैं कि आप शाम के वक्त अपने लिए थोड़ा समय निकालें और आपका प्रैक्टिस को करें। सर, उसके बाद जो है कई सारे योगा करते हैं कई कारणों की वजह से। जैसे स्टूडेंट्स योगा करते हैं, उनको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, और कई सारे जो जवान लड़के लड़कियां होते हैं उनको स्लिम होना है, तो और कई सारे होते हैं जो अपनी जो रोज़मर्रा की जो काम है उससे जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उससे मुक्ति पाने के लिए करते हैं। तो ये जो जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको जो है बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए कितना ज़्यादा मतलब योगा करना चाहिए? क्या उनको रोज़ रोज़ करना चाहिए, दिन में 2-3 बार करना चाहिए, या फिर वीक में 2-3 बार काफ़ी है? तो योगा का प्रैक्टिस अगर एक डेली बेस पे किया जाए, एक डेली रूटीन के साथ योगा प्रैक्टिस करने से उसका लाभ सबसे अधिकतम मिलता है जी। तो आपने जितने भी एंड गोल्स बताए या जितने भी बेनिफिट्स बताए, उनको पाने के लिए अगर आप एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे अपना प्रैक्टिस करें तो वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो हर दिन आप सुबह या शाम को थोड़ा समय निकालें जिस वक्त आप आपका प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, कुछ साल पहले से अभी हम लोगों ने जो है सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, योगा अब एक ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज हो चुके हैं तो विश्व भर में मशहूर हो चुके हैं। सिर्फ भारत के लोग नहीं बल्कि जो वेस्टर्न हैं, जो बाकी कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो भी इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है। तो इसके चलते जो है 20 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे करके ऑब्जर्व करते हैं। तो सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये योगा डे क्या है और इसको मनाने का जो है मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है? सो जैसा कि आपने कहा
21 जून को हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और काफ़ी वर्ष पहले गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने हमारे आश्रम में ये बात रखा था कि योगा जो है इतना पॉपुलर होने के बाद भी उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। यूजली हमारे वुमेंस डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, ये सारे डेज जो हैं एक स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं। फादरहुड के स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं, मदरहुड के स्पिरिट को करते हैं। पर योगा जो इन एसेंस सब लोगों के बेनिफिट के लिए है, उस स्पिरिट को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो वहाँ से ये बात निकला था। और उसके बाद हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में ऐसा रेजोल्यूशन रख के इसको पास करवाया है कि योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट होगा। तो ये जो योगा का एक स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट करने का एक ओकेजन है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में योगा के प्रति एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, योगा का जो बेनिफिट्स है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक माध्यम है जो हम इस सेलिब्रेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योगा से जोड़ सकें। शुक्रिया सर। एज ए योगा टीचर आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? एज अ योगा टीचर, एज अ हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर, हम चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो लोग खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो इस योगा डे पे हमारा मैसेज ऐसा ही रहेगा कि आप कुछ भी काम करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, पर आप योगा को एज अ प्रैक्टिस अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करें, अपनी दिनचर्या में उसको इंटीग्रेट करें, और थोड़ा समय सुबह या फिर शाम को निकालें इस प्रैक्टिस से बेनिफिट लेने के लिए। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में, आज के करंट संदर्भ में योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक नेसेसिटी बन चुका है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हमारा मैसेज यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योगा डे पे ये संकल्प लें कि वो एक योगा प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन के साथ इंटीग्रेट करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, जैसे आपने बताया कि आप आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर हो, योगा टीचर हो। साहब, हैप्पीनेस प्रोग्राम क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि हैप्पीनेस प्रोग्राम है क्या? तो हैप्पीनेस प्रोग्राम, जैसा कि नाम बोल रहा है, हैप्पी होने की बहुत सरल टेक्निक है। हो सकता है आप ऑलरेडी हैप्पी हो, लेकिन हैप्पी होने का कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं है। हम लोग लाइफ में हमेशा चाहते हैं कि हम हैप्पी रहें, एंथुजियास्टिक रहें, एक्सुबरेंट रहें। जितना आए उतना बेहतर है, उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। तो ये हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, हैप्पीनेस के नए डायमेंशंस में जाने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, जिसमें 5 दिन में हम योगा के डिफरेंट डायमेंशंस को टच करते हैं, मेडिटेशन के डिफरेंट डायमेंशंस को टच करते हैं, और हैप्पीनेस के डिफरेंट डायमेंशंस को टच करते हैं। जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला क्या है, उस कला को हम इन 5 दिनों में हैप्पीनेस प्रोग्राम के थ्रू सीख सकते हैं। तो इसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा दी गई एक बहुत सरल ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको हम सुदर्शन क्रिया कहते हैं। और इस टेक्निक के माध्यम से, हमारी ब्रेथ के माध्यम से, हम हमारी पर्सनालिटी के डिफरेंट लेयर्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं। अगर आप गौर से देखें, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं वो हमारी ब्रेथ से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आप गुस्सा हो तो आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, और जब आप खुश होते हैं तो आपकी जो ब्रेथ है वो लॉन्ग होती है जी। तो जैसे कोई थक भी जाता है, थक के बैठता है, तो वो लॉन्ग ब्रेथ लेता है, आराम से, सुकून से, लंबी सांस लेते हैं। तो ये ब्रेथ का और हमारी इमोशंस का एक बहुत ही क्लोज कोरिलेशन है। और ब्रीदिंग की इस टेक्निक को एक्सप्लोर करने से हमारे जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे जेलसी, ग्रीड, एंगर, इनसे हम दूर हो जाते हैं। और इनसे दूर होते ही जो हैप्पीनेस ऑलरेडी हमारा नेचर है, उससे हम टच में आ जाते हैं। सो हैप्पीनेस प्रोग्राम एक बहुत सरल माध्यम है हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने का और योगा के डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने का। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। असर मैंने कई सारे योगियों को देखे हैं जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं। वो योगा जब से प्रैक्टिस करने लगते हैं तो कुछ चीज़ों को जो त्याग देते हैं, जैसे आपके मीट हुआ, फिर लहसुन, गार्लिक, फिर ऑनियन हुआ। इन चीज़ों को त्याग करने का कारण क्या है?
अगर जो एक व्यक्ति रोजाना मीट का जो कंजम्पशन करता है, गार्लिक और ऑनियन का कंजम्पशन करता है, क्या ये उनके लिए हानिकारक है? देखिए, आज मॉडर्न साइंस भी हमको ये बता रहा है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, अगर आप गूगल पे रिसर्च ही करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियन फूड, तो आप पाएंगे कि वेजिटेरियन फूड का हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो योगा प्रैक्टिशनर्स है, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिटेटर्स हैं, वो इसको त्याग देते हैं। एक नेचुरल ट्रांजिशन हो जाता है टूवर्ड्स वेजिटेरियनिज्म बिकॉज दे रियलाइज दैट इट इज़ मच मोर कंड्यूसिव फॉर देयर माइंड। आप क्या चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा काम रहे, आप क्या चाहते हैं कि आप फोकस्ड रहें। तो जैसे ही एक मेडिटेटर, एक योगा प्रैक्टिशनर वेजिटेरियन फूड से जुड़ता है, वो रियलाइज़ करता है कि ऑटोमेटिकली ये बेनिफिट्स उसकी तरफ आ रहे हैं। तो वो त्यागता कुछ नहीं है, बट बेनिफिट्स के कारण उसका नेचुरल ओरिएंटेशन एक वेजिटेरियन डाइट की तरफ हो जाता है। अनियन गार्लिक के बारे में भी जैसे आपने कहा, अनियन गार्लिक के मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। अगर आप रिसर्च, आयुर्वेदिक रिसर्च में जाएं तो एज मेडिसिन अनियन गार्लिक को फूड में यूज़ करना अच्छा है। हाउएवर फॉर अ योगा प्रैक्टिशनर, अगर अनियन और गार्लिक का जो यूज़ है वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो उसके बेनिफिट्स जो है प्रैक्टिशनर रीप करते हैं। और इसीलिए कई लोग इसको थोड़ा कम मात्रा में लेते हैं, कई लोग इसको टोटली अवॉइड करते हैं। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। उसके बाद ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक दो बार जो मैंने योगा प्रैक्टिस किया है तो मैंने देखा है कि जब आप मेडिटेशन करने लगते हो या फिर योगा की जो शुरुआत में वार्म अप करते हो तो आपको जो है ओम का उच्चारण करने देते हैं। तो योगा और ओम की उच्चारण, इन दोनों की कनेक्शंस क्या चीज़ है, क्या है? आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। ये बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली में ओम जो शब्द है वो किसी ना किसी फॉर्म में हर रिलीजन में, हर फेथ में होता ही है। जैसे हम आमीन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, शालोम बोलते हैं। जैसे जूइश कम्युनिटी है उनमें शालोम करके ये जो साउंड है। सो दिस साउंड ओम एक्चुअली इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 भाग हैं, आ, उ और म। आ, उ, म। और ये हमारे यूनिवर्स के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, विच इज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, किसी चीज़ का सृजन करना, मेंटेनेंस या फिर किसी चीज़ को संभालना, और ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना। ये तीनों के संगम से ही ये सृष्टि चल रही है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट होता है, वो कुछ समय के लिए मेंटेन होता है, रहता है, और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो ओम डिपिक्ट्स द यूनिवर्स इन अ वे कि यहाँ पे क्रिएटिविटी भी है, मेंटेनेंस भी है, और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी है। सो एज अ योगा प्रैक्टिशनर, एज अ मेडिटेटर, हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को हमारे लाइफ में चाहते हैं, और ओम का जो साउंड है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। एंड दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि योगा प्रैक्टिशनर्स, मेडिटेटर्स ओम को अपनी प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करके चलते हैं। बिल्कुल सर। सर, योगा से जुड़ने के बाद जो है आपको खुद के अंदर किस तरह के बदलाव देखने को मिले, हम ये आपसे सुनना चाहेंगे सर। देखिए, योगा के बदलाव के बारे में जो विवरण है वो देना काफ़ी लंबा हो जाता है। बट ऑन अ वेरी डे टू डे बेसिस अगर आप कहें कि योगा प्रैक्टिस से आई हैव बिकम मच मोर काम। मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बड़ा है चीज़ों को करने का, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने का, जैसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। उसमें भी मेरे योगा प्रैक्टिस ने, मेरे मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से मिलना, लोगों से व्यवहार, लोगों से बात करने का जो तरीका है, उसमें भी योगा से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सो माई सेंसिटिविटी टुवर्ड्स थिंग्स जिससे बोलते हैं, वो भी काफ़ी, दूसरे लोगों का प्रॉब्लम समझना, उनका दर्द को समझ पाना, इसमें भी मेरी प्रैक्टिस ने बहुत बेनिफिट किया है। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं, बट हाँ, योगा के इतने सारे बेनिफिट्स हैं बोथ फिजिकल और मेंटल लेवल पे कि हर प्रैक्टिशनर एक अलग डायमेंशन पे उसको आपसे शेयर कर सकता है। मतलब कि योगा में जुड़ने के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारे। सर, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुजील सूद जी,
जो कि आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम के एक योगा टीचर हैं। बाय एजुकेशन सर IT इंजीनियर हैं और बाय प्रोफेशन एक बिजनेस एनालिस्ट। ये थी कार्यक्रम योगा के ऊपर और इस कार्यक्रम का निर्माता है श्री टी तंजन। इसी के साथ मैं आजाद तपाक आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।